हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। दोस्तों, आज हम मुख्य परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज है ऑनलाइन और ऑफलाइन, उसमें एक दूसरी कॉपी चेक करते हैं कि इसमें इनमें आंसर जो है कैसा लिखा हुआ है। ये जो टेस्ट सीरीज है ये स्टार्ट हो चुकी है 3 अगस्त से, और पूरे इसमें फुल लेंथ टेस्ट हैं टाइम के अकॉर्डिंग, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए। वैसा इसका जो शेड्यूल है वो डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पेपर 1A 5 यूनिट है। 5 यूनिट को लेकर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन रहता है जो 3 मार्कर में रहता है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा जा रहा है कि हड़प्पा वासियों की प्रमुख फसलें क्या थी। आपको याद होगा कि एक पुराना टेस्ट पेपर जो था वो भी हमने यहाँ पर देखा था। हड़प्पा वासियों की जो प्रमुख फसलें क्या हैं उसको लेकर के, और वो जो कॉपी थी काफ़ी अच्छी थी। इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे लिखे थे, कुछ क्वेश्चन बिलो एवरेज भी थे और कुछ छोड़ भी दिए गए थे। तो ये चीज़ें जो हैं देखने को हमें मिलती रहती हैं। अब इसमें इन्होंने जो क्वेश्चन लिखा है ये जो एस्पिरेंट्स हैं काफ़ी अच्छा इनको नॉलेज है, मतलब इनकी जो राइटिंग स्किल है काफ़ी अच्छी रही है अभी तक, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनको मुख्य परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा जो नंबर हैं वो प्राप्त होंगे। मेरी ऑडियो ठीक से सुनाई दे रही है? जरा चेक कर लूँ आ रही है। ओके। तो हड़प्पा वासियों की प्रमुख फसलें क्या हैं यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। इन्होंने लिखा है कि कपास, गेहूँ, सरसों, जौ आदि, और उसके बाद जोड़ दिया है अपवाद चावल। लोथल से जानकारी मिलती। पिछली बार कॉपी में वहाँ पर उन्होंने अलग अलग जगहों के नाम लिखे थे और फसलें दी गई। यहाँ इन्होंने जगह के नाम देकर फसलों के बारे में बताया गया है और अपवाद वाला एक स्पेसिफिकेशन कर दिया। तो 2 से 2.5 नंबर इनको आसानी से इसमें दिए जा सकते। अगला क्वेश्चन जो था 3 नंबर का, अशोक के दूसरे शिलालेख के बारे में देखें इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है अशोक के दूसरे शिलालेख के बारे में कि मनुष्यों पशुओं के लिए निःशुल्क चिकित्सालय एवं सीमावर्ती राज्य चोल चेर पांड्य का उल्लेख। तो ये जो आंसर है, मतलब बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा इसको कि बहुत अच्छा नंबर, एक ऊपरी सरफेस टच करते हुए, तो 1.5 नंबर तक, 2 नंबर ज़्यादा, 2 से ज़्यादा नंबर वाला कंटेंट नहीं। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कुषाण राजाओं की प्रमुख उपाधियाँ क्या थीं। तो यहाँ इन्होंने सिर्फ एक उपाधि लिखी है, महाराजा अधिराज की उपाधि। पिछली बार महाराजा अधिराज की उपाधि का उल्लेख ही नहीं किया था, बट इस बार इसमें महाराजा अधिराज की उपाधि जो है इन्होंने लिखी है। तो इस उपाधि का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग था, सबसे ज़्यादा राजाओं के द्वारा यही धारित की जाती थी। लेकिन इसके अलावा देवपुत्र थी, क्षत्रप थी, ये अगर आप और लिख देते तो 3 नंबर थे। इस कंडीशन में आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो था 3 मार्कर में, नन्नुक के बारे में पूछा जा रहा है कि नन्नुक कौन है। तो नन्नुक के बारे में इन्होंने लिखा है कि चंदेल वंश का संस्थापक। 1 पॉइंट तो हमें ये मिल जाता है तथ्य। राजधानी खजुराहो, और फिर यहाँ पर उसका ईयर भी मेंशन किया है। लगभग चंदेल वंश की स्थापना राष्ट्रकूटों के सामंत पूर्व में थे। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल गई और शब्दों के अंदर मिल जाती है, तो ऐसी स्थिति में इनको पूरे 3 नंबर दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2.5 नंबर तक दे दिया गया। आप अगर लगातार मेरे वीडियो देखते हैं तो पहले मैं ये बताता था कि कभी भी आधा नंबर पीएससी नहीं देता था, लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों में, यानी पिछले साल और उसके पिछले में, उन्होंने आधा आधा नंबर भी देना शुरू कर दिया। नहीं तो पहले पूरे राउंड फिगर में ही नंबर दिए जाते थे, अब उन्होंने ये देना शुरू कर दिया है। तो अच्छा है, जहाँ पर 2 3 नंबर नहीं दे सकता था, कम से कम 2.5 नंबर तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है नामदेव के बारे में। तो नामदेव के बारे में इन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र के भक्ति संत, वरकरी संप्रदाय के संस्थापक, मानवता कर्मकांड की आलोचना। अब यहाँ पर गलती क्या हो रही है कि आपने मानवता और उसके बाद कॉमा लगा करके कर्मकांड की आलोचना, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानवता की भी आलोचना। तो यहाँ पूरा सेंटेंस बनाना पड़ेगा कि मानवता को बढ़ावा दिया, कर्मकांड की आलोचना की, जाति प्रथा का विरोध किया, समानता की शिक्षा दी। अन्यथा ऐसे वो गोले बना देगा, क्वेश्चन मार्क लगा देगा, तो इस स्थिति से आपको बचना चाहिए। ठीक है, आपने जानकारी दी है, उसके अकॉर्डिंग आपको 2 नंबर दिए जा सकते हैं।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें पूछा गया है नक्शबंदी सिलसिले के बारे में। तो नक्शबंदी सिलसिले के बारे में संस्थापक आपने बताया वाकिफ बिल्लाह, सही है। और इससे जुड़े हुए संत मियाँ मीर हरमंदिर साहब की नींव रखी, इंफॉर्मेशन की ठीक है। तो ऐसी स्थिति में 3 नंबर तक दिए जा सकते, मतलब पूरे नंबर मिल जाते। फिर अगला क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है मीर जाफर के बारे में, और मीर जाफर के बारे में यहाँ जो आपने आंसर लिखा है वो गलत हो गया है। आप लिखते हैं कि बंगाल का नवाब, ये तो ठीक है, लेकिन आगे 1764 बक्सर का युद्ध इन्हीं के समय हुआ था जिसमें अंग्रेजी सेना हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में विजयी रही। तो याद करो ये बक्सर के युद्ध में थे ही नहीं, ये तो प्लासी के युद्ध में थे 1757 में, जब अंग्रेजों का इन्होंने साथ दिया था। और उसके बाद ये जो इनको गद्दी मिल गई थी, है ना। तो ऐसी स्थिति में आपको 1 नंबर देना चाहता था, बट आगे की इंफॉर्मेशन सही नहीं हुई, इसलिए 0 नंबर। अगला क्वेश्चन था पुतली बाई के बारे में पूछा गया है। पुतली बाई के बारे में आपने जो लिखा है कि ये इनकी धर्मपत्नी थी, वो गलत हो जाता है। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन था तत्वबोधिनी सभा के बारे में। तत्वबोधिनी सभा पर आपका आंसर मैडम गलत हो जाता है। ईयर अगर आप देखेंगे 1843 का आपने उल्लेख किया है, जबकि ये 1839 में 1839 में स्थापित की गई थी। शेष जानकारी कि देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापना की गई, हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करने के लिए जन जागरूकता लाने हेतु। तो मुख्य जो पॉइंट है वो गलत होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि अरे ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है ना। तो यहाँ 1.5 नंबर 2 तक दे सकते थे, बट मैंने इंटेंशनली जानबूझ करके आपको कम मार्क्स दिए हैं कि आगे चल करके ऐसी गलतियाँ ना करें। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रीवियस जो क्वेश्चन के आंसर है उनका असर पड़ता है कि अरे पहले भी गलत कर दिया, ये वाला भी गलत कर दिया, तो आगे वाला भी फिर वो क्या होता है कि अरे एवरेज मार्किंग करो, बिलो एवरेज मार्किंग कर देना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है राजा चक्रधर सिंह के बारे में पूछा जा रहा है। तो चक्रधर सिंह का आंसर आपने अच्छा लिखा है। रायगढ़ रियासत के ये शासक थे, संगीत व नृत्य विद्या में पारंगत थे। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा लोक कला के क्षेत्र में चक्रधर फेलोशिप दी जाती है। तो आपको 3 नंबर तक मिल सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर 2.5 मार्क्स दिए। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें है पंजाब मेल हत्याकांड के बारे में। तो आपकी इंफॉर्मेशन इसके बारे में भी करेक्ट है। 23-24 जुलाई 1931 नेतृत्वकर्ता देवनारायण तिवारी यशवंत सिंह खंडवा रेलवे स्टेशन पर अंग्रेज अधिकारी हैक्सन और शाहन पर आक्रमण किया था। तो 2 से 3 नंबर, 2.5 नंबर मैंने आपको यहाँ पर दिया। अगला है जगनिक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जगनिक को लेकर आप लिखते हैं बुंदेली भाषा के साहित्यकार हैं। रचना आला खंड वीर रस प्रधान है। तो 2 नंबर मिलेंगे। पहले जो एक कॉपी देखी थी उसमें उन्होंने लिखा था आला उदल की 52 जो लड़ाइयाँ हैं उनका भी उल्लेख किया गया है। उनका भी उत्तर और आपका उत्तर ठीक है। उनको मैंने आधा नंबर ज़्यादा दिया था क्योंकि उनका जो राइटिंग है इस आंसर में अच्छा था। तो आप अगर पुराने वो लेक्चर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ पर कितनी चीज़ें करेक्ट की गई थी, ठीक की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा है होलकर राज्य के बारे में, होलकर किंगडम के बारे में। आप आंसर लिखते हैं स्थापना मालेराव होलकर 1731, क्षेत्र इंदौर, राजधानी महेश्वर। तो ओके, ऐसी स्थिति में आपको पूरे 3 नंबर दिए जा सकते। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अहिल्याबाई के बारे में। तो अहिल्याबाई के बारे में आपने लिखा है होलकर राज्य की प्रथम महिला शासिका, शासन 1767 से 95, सेनापति तुकोजी राव, अफगानों को पराजित किया, महेश्वर साड़ी। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर क्या हो सकता है, पूरे 3 नंबर भी दिए जा सकते हैं। मैं आपको 1 नंबर और ऐड कर दूंगा इसमें। नेक्स्ट क्योंकि ईयर दे दिया गया है। खिलचीपुर रियासत के बारे में पूछा था, इसके बारे में आपने कुछ आंसर नहीं लिखा है तो उसके तो 0-0 नंबर हो जाते हैं। तो ये 3 मार्कर थे, 5 यूनिट के 15 क्वेश्चन थे। अब यहाँ जो सेकंड क्वेश्चन आता है उसका आंसर आपको लिखना होता है उनके द्वारा दिए गए स्पेस में। अब पूरा 1 पेज मिल जाता है तो आप कोशिश करें, यदि 1 पेज मिले तो पूरा भर देंगे। अभी जो उनके द्वारा मॉडल जो सीट दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको आधा पेज दिखाई दे रहा है। प्रश्न है कि वैदिक समय में संस्कृत भाषा के उपयोग का क्या महत्व था। आपने लिखा है कि वैदिक काल में संस्कृत भाषा का महत्व, हेडिंग डालने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधा आंसर लिखो, 1 पॉइंट एडिशनल बढ़ा लो। संस्कृत सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली भाषा थी।
जिसके कारण साहित्य के क्षेत्र में संस्कृत साहित्य का उत्कर्ष हुआ था। वैदिक काल में प्रचलित ग्रंथों जैसे ऋग्वेद, सामवेद आदि की रचना संस्कृत में हुई थी। पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की रचना की थी। साथ ही अष्टाध्यायी में भाषा सूत्र का भी उल्लेख है, जिसमें नए शब्दों का निर्माण से भाषा के विकास को बताया गया है। सरसरे तौर पर देखें तो लगता है कि आपने जो फैक्ट हैं उस क्वेश्चन की जो डिमांड है वो सब आपने पूरी कर दी है। लेकिन अगर विशेष नंबर चाहिए तो फिर इसमें आपको देखने में मिलता है कि एक ही चीज़ पर तो आप फोकस कर रहे हैं, संस्कृत साहित्य को लेकर के, है ना। तो यहाँ क्या करना चाहिए, संस्कृत भाषा में आप धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को जोड़ सकते हैं कि वैदिक धर्म में जो दर्शन था, उपनिषद थे, पुराण थे, ग्रंथ थे, तो उन सब की रचना संस्कृत में की गई थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, आप संवाद यानी कि जो कम्युनिकेशन की बात आती है ना, वैदिक काल में संवाद जो करते थे तो विभिन्न क्षेत्रों में कम्युनिकेशन करने के लिए भी संस्कृत भाषा का उपयोग किया जाता था। फिर एक पॉइंट आप यहाँ पर ये जोड़ सकते थे कि विज्ञान का केंद्र था। संस्कृत को विज्ञान और शिक्षा के केंद्र के रूप में भी विकसित किया गया था। संस्कृत भाषा यानी कि चाहे गणित हो, मैथमेटिक्स हो, चाहे वो ज्योतिष हो, आयुर्वेद हो, संस्कृत का प्रयोग किया जाता था, है ना। तो ये सेंटर के रूप में डेवलप थी। इसके साथ आप अगला पॉइंट जोड़ सकते थे साहित्यिक वाला, है ना। साहित्य कभी नहीं जोड़ा है लेकिन अब जोड़ सकते थे कि यहाँ काव्य, नाटक, कहानी, गीत, गद्य सब संस्कृत में लिखे जाते थे। रामायण जैसे महाकाव्य जो हैं वो भी उस समय माने जाते हैं, ठीक है। तो विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में भी संस्कृत की भाषा जो थी उसका महत्व था। तो मैं ये पॉइंट अगर आप ले पाते हो, 4 पॉइंट 5 पॉइंट बना पाते हो, तो आपको पूरे 5 नंबर भी दे देगा। ऐसी स्थिति में यहाँ पर 2 से 3 नंबर मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपके द्वारा लिखे गए तीनों पॉइंट आपस में मिले हुए, कुछ विविधता देखने को नहीं। अगला क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था का महत्व पूछा जा रहा है, इंपोर्टेंस समझाइए। तो आपने वर्ण व्यवस्था के इंपोर्टेंस में क्या लिखा है, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया, जिसमें 4 वर्णों की उल्लेख है। तो अगर मैं आपके इस पहले पॉइंट को कंसीडर करूं तो महत्व टू द पॉइंट आंसर नहीं दिखाई दिया। पहला पॉइंट हमें इंपोर्टेंस उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के इसमें 10वें वर्ण सूत्र में, ये तो इन्फॉर्मेशन है। इंपोर्टेंस क्या है इसमें, यानी इस वर्ण व्यवस्था। तो अब सेकेंड और थर्ड पॉइंट आपके उस आंसर को बताते हैं, पहला पॉइंट उस आंसर को नहीं बताता। तो ये कर्म विभाजन में या कार्य विभाजन में योगदान देती है, जिसके अनुसार व्यक्ति को अपने वर्ण के अनुसार कार्य करना चाहिए। फिर पूर्व वैदिक काल के आरंभ में वर्ण व्यवस्था समाज को गतिशीलता प्रदान करती है, सामाजिक विरोध व संघर्ष को कम करने में सहायक है। 2 पॉइंट तो आपके इस क्वेश्चन का जस्टिस करते हैं, लेकिन पहला पॉइंट जस्टिस नहीं करता है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है ना। तो इसमें आप जोड़ सकते थे कि वर्ण व्यवस्था जो है, वर्ण व्यवस्था का महत्व एक तो कार्य विभाजन हो गया, इसके साथ साथ सामाजिक गतिरोध संघर्ष को रोकती है। फिर इसके साथ एक पॉइंट आप जोड़ सकते थे कि ये समाज के प्रत्येक क्षेत्र में या विभिन्न क्षेत्रों में क्या करती है, विशेषज्ञता बढ़ाती है, एक्सपर्टाइजेशन लेकर के आती है ना। और इसके साथ साथ फिर आप इसमें बता सकते थे कि सामाजिक आदर्शों और मूल्यों को बढ़ाने में भी कार्य करती है। ये जाति व्यवस्था से अलग है, तो कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। जाति जो है वो बंद व्यवस्था है, ये ओपन व्यवस्था थी, तो यहाँ प्रत्येक वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर भी मिलता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था कि त्रिपक्षीय संघर्ष पर शॉर्ट नोट्स लिखना था, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी थी। इसमें आप लिखते हैं कि कन्नौज पर अधिकार को लेकर 8वीं और 9वीं सदी में प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट शासकों के मध्य हुए संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है। गुड, पहले पॉइंट से ही इस क्वेश्चन का आंसर मिलने लगता है। जय हिंद सर, जो लोग स्टार्टिंग से MPPSC की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए पूरी रणनीति एवं बुक लिस्ट भी बताएं एक फुल वीडियो में। ज़रूर अगले एक वीडियो में हम ये बता देंगे। वैसे यदि थोड़ा सा अगर आप दूसरे पुराने वीडियो पर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, फिर भी मैं आपके इस फरमाइश को जल्दी ही पूरा कर दूंगा। पहला पॉइंट आपका आंसर को रिलेट करने लगता है। दूसरा, इस संघर्ष का आरंभ प्रतिहार शासक वत्सराज के द्वारा कन्नौज पर आक्रमण के साथ हुआ था, जिसमें पाल शासक द्रौपाल भी शामिल हुआ। अंततः पाल शासक अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफल रहा। ठीक है, आपने घटनाक्रम को एक रूप दिया है, बताया है,
ठीक। नेक्स्ट, इस संघर्ष के अंतिम चरण में प्रतिहार शासक मेहर भोज ने अपने आधिपत्य स्थापित किया और कन्नौज को राजधानी बनाया। तो शब्द सीमा को लिखकर ध्यान में रख कर के जो आप लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपने ठीक लिखा है, अच्छा लिखा है, और इसलिए मैं आपको 5 में से 4 नंबर यहाँ दे देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वल्वन का राजत्व सिद्धांत क्या था। वल्वन का राजत्व सिद्धांत। वल्वन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने राजत्व सिद्धांत दिया। ओके, चलो मान लेता हूँ कि ये भी ठीक है, कनेक्टेड है। इस सिद्धांत के अनुसार राजा पृथ्वी पर अल्लाह की परछाई है, अतः उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इस क्रम में उसने जिल्ले इलाही की उपाधि ली थी। नियाबत ए खुदाई को राजा के पद के साथ जोड़ा था। ठीक। वस्तुतः इस सिद्धांत के माध्यम से वल्वन तुर्की अमीरों पर नियंत्रण करना चाहता था और सत्ता को राजा की सर्वोच्चता स्वीकार। सारे पॉइंट आपके उस राजत्व सिद्धांत को ही बताते हैं। ठीक है, लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं बता पाते हैं कि आपको पूरे 5 नंबर दिला दें। तो इसमें 3.5 नंबर तक मिलेंगे, इससे ज़्यादा नंबर आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, जो कि आपने नहीं लिखा है, जियला रंग आंदोलन पर शॉर्ट नोट्स लिखना था, छोड़ दिया है। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता, और ये ऑलमोस्ट सभी ने छोड़ दिया है। जियला रंग मैंने जिसको भी पूछा अभी तक की किसी भी कॉपी में इसका आंसर नहीं मिला है। तो चलो मैं ही इसका एक दिन आपको आंसर दे दूंगा कि क्या लिखना चाहिए। गांधी इरविन समझौते पर प्रकाश डालिए। तो गांधी जी और इरविन का समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ। गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। वस्तुतः साइमन कमीशन, जिसे व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है, की पृष्ठभूमि पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसमें भारतीय प्रशासन पर सुधारों की रूपरेखा तैयार हुई थी, जिसके लिए गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ था। कांग्रेस ने इन सम्मेलनों में भागीदारी अस्वीकार कर दी थी, अतः द्वितीय सम्मेलन को सफल बनाने के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, ओके, लेकिन इसमें और अधिक तथ्य लाए जा सकते थे इनके अलावा भी। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं गांधी इरविन समझौता, तो गांधी इरविन समझौते के तहत क्या क्या बातें हुई थी वो भी मेंशन कर सकते थे कि उन्होंने राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया था, इन्होंने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था, वो सब बातें भी लाई जा सकती थी। इतना लिखने पर आपको 3 नंबर हैं और फैक्ट जोड़ने पर आपको 4 नंबर तक दिए जा सकते थे। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में प्रचलित आंचलिक पर्व लारूकाज और मामूलिया पर प्रकाश डालिए। प्रकाश डाला गया है। लारूकाज यह गौंड जनजाति का प्रमुख त्यौहार है जिसमें सूअर की बलि दी जाती है। तो हिंदी बलि छोटी की मात्रा लगेगी, बड़ी की नहीं लगेगी, है ना। वस्तुतः नारायण देव को प्रसन्न करने के लिए गौंड जनजाति के द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। ठीक, लारूकाज तो मैंने आपका मान लिया कि ये आपने आंसर इसका सही दिया है। मामूलिया को जो आप लिखते हैं इसमें थोड़ी सी मामूलिया का जो जैसे कहते हैं ना कि सब्जेक्ट मैटर, यानी जो उसका मुख्य फैक्ट था वो इसमें नहीं लेकर आए, क्योंकि ये उस क्षेत्र में उस रीजन की कन्याएं जो रहती हैं लड़कियों के द्वारा मनाया जाता है, उसका आपने कहीं उल्लेख इसमें नहीं किया है। तो वो उल्लेख जरूर था। देन उसके बाद ये सब एक्टिविटीज़ भी होती हैं, मुख्य रूप से ये एक्टिविटी, इसलिए आपको यहाँ 4 की जगह 1 नंबर कम करके दिया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भोपाल का जलियांवाला कांड क्या था? संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। तो भोपाल के जलियांवाले कांड के बारे में आपका आंसर है कि जनवरी 1949 को हुआ। वस्तुतः इस समय भोपाल में मुस्लिम शासक हमीदुल्ला का शासन था, जिसकी बहुसंख्यक प्रजा हिंदू थी जो भारत संघ में शामिल होना चाहती थी। वस्तुतः अब एक स्थिति आपके मैं आंसर पढ़ता हूँ लगातार। एक शब्द जो आप अक्सर प्रयोग में लाते हैं, इतना ज़्यादा उसको रिपीट नहीं करेंगे, वो क्या है? वस्तुतः। यहाँ एक ही वाक्य के अंतर्गत यहाँ लाए और फिर एक बार आप फिर लेकर आए, थोड़ा सा उसी शब्द को रिपीट होने से बचेंगे। ये शब्द प्रभाव डालता है, अलंकारिक है, लेकिन थोड़ी डिस्टेंस पर लेकर आइए। ठीक है, तो हिंदू थी, भारत संघ में शामिल होना चाहती थी। वस्तुतः इस समय भारतीय झंडा फहराने के क्रम में नवाब की सेना और सत्याग्रहियों में संघर्ष हुआ, जिसका नेतृत्व मंगल सिंह कर रहे थे। संघर्ष में कई विद्रोहियों की मौत हुई। तो जो घटनाक्रम जिस ढंग से आपने लिखा है उसके प्रभाव में आकर आपको 4 नंबर तक दिए गए। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन है, एक कुशल प्रशासिका के रूप में रानी दुर्गावती पर संक्षिप्त नोट्स लिखिए। मध्यकाल में गोंडवाना क्षेत्र पर गौड़ शासकों का शासन था, जिसमें रानी दुर्गावती प्रमुख शासिका थी। दुर्गावती ने प्रशासन में सुधार के उद्देश्य से सिंगौरगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। रानी ने क्षेत्र में विकास हेतु अस्पतालों, विद्यालयों, बावड़ी आदि की स्थापना की। इसी क्रम में रानी चेरी ताल का निर्माण भी किया था। राज्य में उद्योगों की स्थापना के क्रम में आटा चक्की, टकसाल आदि की स्थापना की थी। अकबर ने क्षेत्र की समृद्धि को देखते हुए आसफ खां को आक्रमण के लिए भेजा। गुड, अच्छी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, 3.5 4 नंबर तक दिला सकती है, मैं यहाँ आपको 3.5 नंबर तक देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर रियासत के इतिहास को संक्षिप्त में लिखिए। तो ग्वालियर रियासत का इतिहास पिछली कॉपी में अच्छा नहीं लिखा था, होपफुली आपने ठीक लिखा होगा। ग्वालियर रियासत की स्थापना 1728 में हुए अमझेरा के युद्ध के पश्चात 32 में राणोजी सिंधिया के द्वारा की गई। ठीक है, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है शुरुआत से ही इफेक्टिव जान पड़ती है। इस रियासत में महादजी सिंधिया प्रमुख शासक थे, जिन्होंने क्षेत्र का विस्तार करते हुए उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया और 1793 में खरेली के युद्ध में तुकोजी राव होलकर को पराजित किया। वेरी गुड। दौलत राव सिंधिया के समय द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, अतः यहाँ ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हुआ था। जयाजी राव सिंधिया 1857 की क्रांति हुई। जीवाजी राव सिंधिया के समय 15 जून 48 को रियासत का भारत संघ में विलय हो गया। ये जो फैक्ट हैं ग्वालियर रियासत को बताने के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको यहाँ पर 4.5 नंबर तक दिए गए हैं। अभी तक के दिए गए सारे नंबरों में ये सबसे ज़्यादा है, 5 में से 4.5 बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब आते हैं फुल क्वेश्चन, यानी जिनको हमें 200 शब्दों के अंतर्गत लिखना है 5वें यूनिट के। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों का विवरण दें और उनके व्यापारिक आयात निर्यात के बारे में भी बताएं। तो आप लिखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण विकसित सभ्यता थी, जो मिस्र व मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, जिसका विस्तार उत्तर में अफगानिस्तान से लेकर पश्चिम में पाकिस्तान तक था। ये शुरुआत है, भूमिका है, अच्छी शुरुआत मानी जाएगी इसको। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक वाणिज्यिक संबंधों का विवरण निम्नानुसार है। ठीक, पॉइंट आपने ले लिए हैं। हड़प्पा सभ्यता में विकसित कृषि मौजूद थी। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में मिले अन्नागार इसे प्रमाणित करते हैं, अतः कृषि अधिशेष का आंतरिक व बाह्य व्यापार किया जाता था। अच्छे तरीके से इस पॉइंट को आपने तार्किक रूप से प्रयोग में लाए। वेरी गुड। दूसरा, सभ्यता में मोहनजोदड़ो प्रमुख नगरीय केंद्र था, जहां हाथी दांत की सामग्री, मनके आदि का निर्माण होता था, जो लोथल जैसे बंदरगाहों से अफगानिस्तान, ईरान, मिस्र आदि में निर्यातित की जाती थी। ये पॉइंट भी ठीक है। मेसोपोटामिया के सम्राट सारगोन के अभिलेख से व्यापारिक प्रमाण के साक्ष्य मिलते हैं। आप लोग भी ये काम कर सकते हैं, जैसे इन्होंने किया है कि विशेष आया उसको अंडरलाइन कर दिया, तो अंडरलाइन कर देना चाहिए, उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है, बल्कि अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा वैल्यूअर के ऊपर। जिसमें कहा गया था कि दिलमन मारून मेलुहा के व्यापारी जहाज लाते थे, जिसमें मेलुहा की पहचान हड़प्पा सभ्यता से की गई है। गुड। हड़प्पा सभ्यता में मापतौल की विकसित प्रणाली मौजूद थी। हड़प्पावासी घन फुट की इकाई से परिचित थे। व्यापार हेतु स्थल मार्ग का प्रयोग प्रमुखता से होता था, साथ ही जलमार्ग का भी प्रचलन था। हड़प्पा सभ्यता में मिली मोहरों का प्रयोग व्यापारिक पहचान के उद्देश्य से किया जाता था। तो जो पॉइंट लिखे हैं, पॉइंट अलग अलग डाइवर्सिफाइड हैं, कृषि भी लेते हैं, मापतौल की बात भी करते हैं, केंद्र भी बताते हैं, व्यापारिक मार्ग। तो कहना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन जैसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो मिलती है। लास्ट में निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के विकास में व्यापार वाणिज्य का महत्वपूर्ण योगदान था, जिसने इसे नगरीकृत सभ्यता का रूप प्रदान किया था और व्यापारिक विविधीकरण में सहायक हुई थी। यहाँ ध्यान रखने योग्य है कि व्यापारिक संतुलन भारत के पक्ष में था। ठीक है, तो आंसर आपका बहुत अच्छा है। 11 में से यहाँ आपको 8.5 नंबर दे दिए गए। वेरी गुड। इसी तरीके से इम्प्रूव और कर कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत कालीन राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं को समझाते हुए सल्तनत कालीन सामाजिक लक्षणों को बताइए। ठीक है,
देखें इसमें आप क्या लिख पाते हैं, कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है। आप लिखते हैं कि 12वीं शताब्दी में भारत के विघटनकारी समाज व विभिन्न शासकों के आपसी तनाव में विभिन्न विदेशी तत्वों को भारत में आक्रमण हेतु प्रेरित किया था। इसी क्रम में मोहम्मद गोरी ने आक्रमण कर विभिन्न क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था, फिर इन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार खिलजी को प्रदान कर वापस चला गया था। इस प्रकार, अच्छा ये आपका पहला पैरा हो गया, शुरुआत है, तो ये इंट्रो है, लेकिन यह इंट्रो इस क्वेश्चन से कनेक्ट नहीं हो पाया। ठीक है, आप जो इन्फॉर्मेशन बताते हैं इसमें ये कनेक्ट नहीं हुआ, यानी आप इसके नीचे ये नहीं बता पाते हो कि इनके द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई या दिल्ली सल्तनत जो थी यहाँ से लेकर इतने समय तक थी। तो ये जो भी लिखा है ये एक तरीके से कह सकते हैं कि आपको नंबर दिलाने में सहायक नहीं सिद्ध हो रहा है। आगे, इस प्रकार तुर्की सुल्तानों का भारत में शासन स्थापित किया और उन्होंने शासन के दौरान विभिन्न राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की थी जो निम्न है। एक बात आप ध्यान रखो, मैंने देखा है कि आप जो शुरुआत करते हो पैराग्राफ चेंज करने के बाद अगर कनेक्ट करते हैं तो उसका मीनिंग निकलता है, अकेले इस पैराग्राफ को देखें तो मीनिंग नहीं निकलता है। तो कोशिश करो उसी में मीनिंग निकल जाए, इसको तो हम एक अलग लाइन मान के चलेंगे ना। ठीक है, तो शुरुआत आपकी यहाँ पर अच्छी नहीं है, नॉट एज पर मार्क। अब राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था को बताते हैं कि शासन हेतु साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया, प्रांतों को सूबों में, सूबों को गांव में बांटा गया। यहाँ पर आप ग्राफ का उपयोग कर सकते थे, फ्लो चार्ट का उपयोग कर सकते थे ना, एरो लगा करके प्रांत फिर सूबा और सामने ही उसके क्या बना सकते थे जो उसका हेड है, तो आपका समय बचता और थोड़ा प्रेजेंटेशन इफेक्टिव हो जाता, सामने वालों के हिस्ट्री में भी चार्ट दिख जाता। नेक्स्ट, प्रांतों का प्रमुख इक्तादार कहा जाता था जिसे अपने क्षेत्र में राजस्व वसूली करनी होती थी, जिसे केंद्रीय खजाने में जमा किया जाता था। ध्यातव्य है कि इस व्यवस्था का आरंभ इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। चलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट, राजस्व वसूली के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भूमि माप की प्रणाली शुरू की गई जिसे विश्वा के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार बाजार नियंत्रण व्यवस्था आरंभ की गई जिसका उद्देश्य कालाबाजारी रोकना था। सल्तनत काल में गुप्तचर प्रणाली के पृथक विभाग की स्थापना की गई थी जो आंतरिक विद्रोहों आदि की सूचना देता था। इसी प्रकार स्थायी सेना का निर्माण किया गया था जिसने साम्राज्य के विस्तार सुदृढ़ीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई। नेक्स्ट है, सल्तनत कालीन समाज एक संक्रमणकालीन समाज था जिसमें विभिन्न धर्म, जाति व वर्ग के लोग थे। साथ ही कर्मकांड, सती व जौहर प्रथा आदि का प्रचलन हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ भक्ति आंदोलन के माध्यम से समानता, मानवता, सर्वधर्म समभाव की भावना को भी बल मिला। अब यहाँ मैं आपको थोड़ा ध्यान आपका आकर्षित करूंगा कि राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं को समझाते हुए सल्तनत कालीन सामाजिक लक्षण, तो जो ऊपर लिख रहे थे, लेकिन जब हम इस पॉइंट पर आते हैं कि इस समय के जो सल्तनत कालीन सामाजिक लक्षण है, तो वो सामाजिक लक्षणों पर सिर्फ एक ही पॉइंट मिलता है, उसमें भी पूरे ढंग से वो लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं। तो यहाँ करना क्या था कि आपको अपने ऊपर वाले पॉइंट में एक एक दो लाइन की कमी करके एटलीस्ट 2 पॉइंट बनाने थे जो सामाजिक लक्षणों को बताते। सामाजिक लक्षणों में महिलाओं की स्थिति एक स्टेटस हो जाता है, अलग से बताया जा सकता है, ठीक है ना, वो चीज़ें यहाँ पर ले सकते। बट मोरलेस निष्कर्ष देखते हैं कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि सल्तनत काल में स्थिर राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था ने शासन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण व विकास में योगदान दिया था। सामाजिक व्यवस्था में विविध संस्कृति ने गंगा जमुनी संस्कृति का विकास। जितना आपकी प्रश्न की शुरुआत में परफॉर्मेंस खराब दिखा, एंड आते आते वो परफॉर्मेंस आपका सुधर गया, स्तरीय हो गया, तो ये अच्छा है। शुरुआत आपकी अच्छी होती तो आपको इसी क्वेश्चन में 8.5 नंबर तक मिलते। तो 1 नंबर आपका इंट्रो जो है वो कनेक्ट नहीं हुआ, उसके काट लिए जाए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था के प्रकार समझाते हुए परिवर्तनों पर समझाते हुए भारतीयों पर पड़ने वाले प्रभाव को विस्तार से बताइए। इसको भी चेक करते हैं। उसके पहले जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए वो ज़रूर जा सकते हैं, वेबसाइट पर विजिट करोगे, ये पूरा शेड्यूल है, जो टेस्ट हो गए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे।
यहाँ टोटल 21 टेस्ट होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। 3,000 रुपये इसकी आपको फीस देने होती है। सारी कॉपियाँ मैं स्वयं चेक करता हूँ, किसी स्टूडेंट से चेक नहीं करवाता हूँ, और इसी तरीके से आपकी जो कमियाँ हैं, आपकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, वो आपको बताए जाते हैं। तो यदि आपका पीटी निकला है, आप मेंस में अपीयर होंगे, तो मैं मान के चलता हूँ कि ये आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था के प्रकार और उसके बाद भारतीयों पर पड़ने वाला प्रभाव। तो यहाँ इस क्वेश्चन को बांट लेंगे दो भागों में, कि पहले तो हम अंग्रेजों की भू राजस्व प्रणालियाँ लिखेंगे जो 3 है, स्थायी बंदोबस्त, महलबाड़ी, रैयतवाड़ी, और उसके बाद आप समग्र रूप से इनका पड़ने वाला इम्पैक्ट लिखेंगे। संतुलित रूप से लिखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। अंग्रेजों ने राजस्व प्राप्ति के हितों से संचालित होकर अपने भारतीय उपनिवेश में समय समय पर विभिन्न राजस्व नीतियां अपनाई थी। इन नीतियों में ऊपरी स्तर पर चाहे जो परिवर्तन नजर आए, किंतु सभी नीतियों का एक ही लक्ष्य था, अधिकतम भू राजस्व की प्राप्ति। बहुत अच्छा, ये आपकी जो शुरुआत है ये बहुत इफेक्टिव है। मौसम जी, मैडम मौसम, वस्तुतः विभिन्न नीतियां अपनाए जाने का कारण था यूरोप में प्रचलित विचारधारा, तत्कालीन परिस्थितियां आदि। अतः ब्रिटिशों के द्वारा अपनाई गई विभिन्न नीतियां उस प्रकार है। ठीक है, ये अच्छी शुरुआत है, और आगे आप क्वेश्चन के आंसर को ठीक से लिंक करेंगे, यहां से दिख रहा है। पहला है, स्थायी बंदोबस्त की नीति अपनाई गई थी। गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के समय में इसे शुरू किया गया। 1793 में प्रारंभ इस नीति का उद्देश्य था अधिकतम भू राजस्व की राशि जो स्थायी हो। अतः अब अकाल, बाढ़, सूखा जैसी आपदाओं के दौरान भी ब्रिटिशों को अधिक भू राजस्व की राशि प्राप्त होने लगी। यह 19% क्षेत्र पर लागू थी। ठीक, अच्छा लिखा है, लेकिन इसको और अच्छा बता सकते थे और शॉर्ट में बना सकते थे। कैसे? प्रारंभ करने वाले व्यक्ति का नाम लिखते, किस क्षेत्र में लागू की गई थी, और इसमें क्या था स्थायी बंदोबस्त में। इसमें यानी 10 साल के लिए लीज पर दी जाती थी। मालिक किसे माना गया था? जमींदार को, है ना, सनसेट क्लॉज वो। और ये कितने प्रतिशत एरिया। तो मुझे लगता है कि आपके द्वारा इतना जो स्पेस कवर किया गया है वो कम हो जाता, और कुछ एक दो नए पॉइंट उसमें जुड़ जाते, इफेक्टिवनेस बढ़ जाती। लेकिन ये नहीं कहूँगा कि आपका ये तरीका खराब है, ये भी अच्छा है, मगर कुछ पॉइंट मिस हो जाते हैं। दूसरा सिस्टम, रैयतवाड़ी व्यवस्था का उद्देश्य स्थायी बंदोबस्त की कमियों को दूर करना था। स्थायी बंदोबस्त से प्राप्त निश्चित राशि के कारण ब्रिटिशों की बढ़ती हुई ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। साथ ही इसी समय इंग्लैंड में रिकार्डो की लगान संबंधी विचारधारा भी प्रचलित हुई। यह व्यवस्था संपूर्ण भारत के 51% क्षेत्र पर लागू हुई। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में भी वही बात है कि इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, कौन कौन से भारत के क्षेत्र में थी, और क्या था रैयतवाड़ी व्यवस्था में, वो आप इसमें नहीं बता पा रहे हो। कि लगान किससे वसूल किया जाएगा, जमींदारों से लेंगे या किसानों से लेंगे, वो चीज़ें इसमें मिसिंग हो जाती हैं। महलबाड़ी सिस्टम देखने में लगता है कि आपने 2 लाइन 2.5 लाइन में ही समाप्त कर दिया। पहले स्थायी बंदोबस्त में ज़्यादा स्पेस घेरा, उसके बाद रैयतवाड़ी में उससे कम स्पेस घेरा, महलबाड़ी में ऐसा लगा है कि चलते चलते इसको ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए, तीनों प्रकार की व्यवस्थाओं को लगभग इक्वल वेटेज दीजिए। तो गांव के मुखिया से लगान संबंधी समझौता किया गया था। इस व्यवस्था का जनक मैकेंजी था। कितने भाग पर लागू हुई थी, कौन कौन से क्षेत्र थे, वो सब व्यवस्थाएं नहीं आती हैं ना, तो वो आपको लानी पड़ेंगी। ये कमियां हैं जब आप इस लगान संबंधी व्यवस्था को लिखते हैं। अब आता है भारतीय पर प्रभाव। तो प्रभाव आपने लिखने की कोशिश की है। इन व्यवस्थाओं का सर्वाधिक दुष्प्रभाव भारतीय किसानों पर पड़ा था। वस्तुतः ऋणग्रस्तता व महाजनी शोषण के कारण उसकी स्थिति दयनीय हुई। अकाल की बारंबारता बढ़ी थी। ग्रामीण क्षेत्रों में अलगाव की भावना का विकास हुआ। ब्रिटिश नीति के औपनिवेशिक चरित्र ने हस्तशिल्प उद्योगों का पतन किया था, जिसके कारण कृषि पर निर्भरता बढ़ी थी। बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न। तो ऊपर के 2-3 पॉइंट तो कनेक्ट करते हैं, नीचे वाले इनडायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। जितना स्पेस है उसके अनुसार मान लेते हैं कि ओके, मगर इस ओके में भी गुंजाइश है कि हाँ कुछ पॉइंट और अच्छे जोड़ सकते थे। फाइनली निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया था और भारत एक पूर्णतः कृषि प्रधान देश के रूप में सामने आया था। ओके, इंट्रो भी ठीक है और निष्कर्ष भी ठीक है। बीच के पॉइंट में कमियां हैं, अगर उनको इम्प्रूव करते तो आपको 9 नंबर तक मिल सकते थे। यहाँ पर 7.5 मार्क्स से काम चलाना पड़ेगा।
तो ये था तीसरी यूनिट का 200 शब्दों में दिया गया आंसर। अगला है कि मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थलों की स्थिति की समीक्षा कीजिए और सुझाव दीजिए कि इन्हें कैसे संरक्षित किया जा सकता है। लेट्स सी कि क्या लिखते हैं। मध्य प्रदेश देश के मध्य में स्थित ऐसा राज्य है जो विभिन्न प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहरों से समृद्ध है और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसको भूमिका मान लेंगे तो आपकी भूमिका जो है ओके, प्रभावी है, इफेक्टिव है, इफेक्टिव की कैटेगरी में रखी जाए। मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल निम्न है। पहला लिखा खजुराहो। चंदेल शासकों की राजधानी रही खजुराहो में ऐतिहासिक स्थापत्य कला, मूर्ति कला की समृद्धता को देखा जा सकता है। वस्तुतः यहाँ शासकों के द्वारा विभिन्न मंदिरों व चैत्यगृहों को देखा जा सकता है। यहाँ शैव, वैष्णव, जैन परंपरा से संबंधित स्थापत्य कला का विकास हुआ है, जिसकी प्रशंसा करते हुए फर्ग्यूसन ने कहा था, खजुराहो के मंदिर सांप्रदायिक सौहार्द की भावना से निर्मित हुए हैं। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, चतुर्भुज मंदिर आदि, जिसे 1986 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, यह निर्मित मंदिरों का निर्माण नागर शैली की पंचायतन कला में हुआ है। तो खजुराहो के बारे में आपने बहुत जानकारी दी है, वाक्य सेंटेंस के रूप में दी है। गुड, अच्छी बात है। आगे देखते हैं, आगे आप अन्य के साथ जस्टिस कर पाए हो इतना कि नहीं कर पाए हो। जितना आपने खजुराहो में कंटेंट दिया है, क्या सांची में भी उतना ही कंटेंट लिख पाए हो? नहीं लिख पाए हो। तो ये एक कमी शो हो जाती है कि जब विश्व धरोहर सूची है तो तीनों को लगभग बराबर स्पेस देना चाहिए। सांची 1986 में विश्व धरोहर में शामिल, देखो यहाँ दिख रहा है, सांची यहाँ खत्म हो गया, भीमबेटका यहाँ खत्म हो गया। तो जब विश्व धरोहर स्थल है तो किसी के बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ा देना और किसी के बारे में बहुत कम कर देना, ये भी एक अच्छा उत्तर नहीं माना जाता है। बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो सांची के स्तूप वैश्विक स्तर पर बौद्ध तीर्थों में सर्वप्रमुख है। इसकी स्थापना मौर्य काल में अशोक के द्वारा की गई थी, जिसका विस्तार शुंग काल में हुआ। मुख्य स्तूप बुद्ध के शिष्य महामोदग्लायन और शारिपुत्र की अस्थियां। ठीक है। भीमबेटका, रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका अपने प्राग ऐतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों से ज्ञात होता है चित्रकारों को स्त्री पुरुष का भेद ज्ञात था, शिकार ही जीवन यापन का मुख्य साधन। बस, तो ये कमी दूर करनी पड़ेगी कि बैलेंस बनाओ तीनों में। अब आते हैं संरक्षण हेतु सुझाव। सर्वप्रथम तो नागरिकों को धरोहर स्थल के संरक्षण हेतु जागरूक किया जाए। बहुत अच्छी बात है, नागरिकों को जागरूक होगी तब जाकर वो गंदगी करना बंद करेंगे, तोड़फोड़ करना बंद करेंगे। नहीं तो वहाँ पर वो अपना नाम, दूसरे का नाम, बीच में एक हार्ट बना के आ जाते हैं। स्वच्छता में ध्यान रखते हुए कचरा घर, पॉलीथीन बैन, सैनिटेशन की व्यवस्था करना चाहिए। ऐसे स्थलों का आर्कियोलॉजिकल संस्थान के द्वारा नियमित मॉनिटरिंग की व्यवस्था करना, जुर्माने का प्रावधान करना कानूनों और नियमों के उल्लंघन पर। जुर्माने का प्रावधान करना कानूनों और नियमों के उल्लंघन पर, इस वाक्य को सीधे तरीके से लिखो, एक्टिव पैसिव में मत बदलो, है ना, कि कानूनों का क्रियान्वयन किया जाए या कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए और जुर्माने की व्यवस्था भी की जाए। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश सांस्कृतिक दृष्टि से एक संपन्न राज्य है, जहां इन धरोहरों के संरक्षण के लिए नियंत्रित पर्यटन गतिविधियों द्वारा संरक्षण का प्रयास किया जाना चाहिए। अब इसमें और नंबर बढ़ाए जा सकते हैं। अभी आप देखोगे, अगर न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं कल परसों में, कि मध्य प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। उसके डाटा भी दिए थे कि फॉरेन टूरिस्ट जो थे पहले 1% आते थे, अभी 2.5% तक आ रहे हैं भारत में। तो आप लिख सकते हो कि मध्य प्रदेश में अब उन पर्यटकों को और अधिक अट्रैक्ट किया जा सकता है। विदेशी मुद्रा मिलेगी, हमारे देश का, हमारे राज्य का भी विकास होगा। वो पॉइंट, यानी यहाँ स्कोप है कि कुछ आंकड़े करंट के लेकर आप जोड़ दोगे तो वहीं पर वैल्यूअर का माथा ठनकेगा, अरे ने तो ये भी जोड़ दिया है। अभी तक की बाकी कॉपियों में तो मुझे ये लाइन देखने को नहीं मिली, क्योंकि मोर और लेस जो आप लिख रहे हैं वो सभी कॉपियों में मिलेगा, विशेष क्या मिलेगा। इसका अगर ध्यान रखेंगे, इस स्थिति में आपको अच्छे नंबर देने से मैं रह जाता हूँ, 7 नंबर ही देता हूँ। अगला क्वेश्चन है लास्ट 5वीं यूनिट का, बघेल और लोदी के मध्य हुए संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए इनके परिणामों को समझाइए। बघेल और लोदी पर देखें आप क्या लिखते हैं। मध्य प्रदेश में समय समय पर तथा भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विभिन्न शासकों का शासन स्थापित हुआ था, जिसमें बघेल वंश मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहे। फिर
बघेल शासक मूलतः गुजरात के सोलंकी वंश से संबंधित थे। ये इंट्रो है तो इंट्रो माना जाएगा, आपने पैराग्राफ चेंज कर दिया है, औसत है। बघेल वंश मूलतः गुजरात के सोलंकी वंश से संबंधित थे, जिसकी स्थापना बीसल देव बघेल ने की थी। वस्तुतः इस वंश के शासकों का जौनपुर के सरकी शासकों से मित्रवत संबंध थे, जिसके कारण लोधियों से संबंधों में तनाव उत्पन्न हुआ था। अंततः इन शासकों को लोधियों से संघर्ष करना पड़ा, जिसकी शुरुआत वैद्यचंद्र बघेल के समय हुई। अब जो संघर्ष है उसको आप निम्न बिंदुओं में दिखाना चाहते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार ध्यान से देख लूं, प्रकाश डालते हुए परिणामों को समझाइए। वैद्यचंद बघेल की सरकी शासकों से मित्रता के कारण बहलोल लोधी से संघर्ष हुआ। वस्तुतः वैद्यचंद के काल में प्रथम द्वितीय बघेल लोधी युद्ध हुआ, जिसमें लोधी विजयी रहे। दूसरा आप लिखते हैं कि आगे चलकर सातवाहन बघेल के समय पुनः लोधियों ने बांधवगढ़ पर आक्रमण किया था। बघेल बांधवगढ़ पर विजय प्राप्त करने में असफल रहे। फिर लिखते हैं आगे वीर सिंह बघेल ने राज्य हितों को ध्यान में रखकर सिकंदर लोधी से मित्रता कर ली थी। यही कारण है कि जब पानीपत का पहला युद्ध हुआ तो वीर सिंह बघेल ने इब्राहिम लोधी को सहायता दी। उसके बाद आप परिणाम लिखते हैं, बघेल लोधी संघर्ष का सर्वाधिक दुष्प्रभाव बघेलों पर पड़ा। वस्तुतः ये जो शब्द है ना बार बार प्रयोग में ला रहे हैं, तो इससे बचने की कोशिश कीजिए ना, हर जगह फ्रिक्वेंटली मत लेकर आओ, थोड़ा थोड़ा आगे। अंशुल जी खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आपको भी ये आंसर लिख कर देने हैं, तो शीघ्र अतिशीघ्र इनको सबमिट करें। वीर सिंह बघेल की दूरदर्शिता पूर्ण नीति ने बघेलों को अपना अस्तित्व बनाए रखने में सहयोग किया था। तो परिणाम में 2 पॉइंट आए हैं, ऊपर घटनाक्रम आए हुए हैं। तो परिणाम में आपको यहाँ बताना था, लोधी जो थे वो विजयी प्राप्त हुए थे। ईयर का मेंशन कर दो, 1488 में सिकंदर लोधी। दूसरा है परिणाम के बघेल साम्राज्य का उसके बाद क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। धीरे धीरे लोधी वंश से संघर्ष के कारण ही तो पतन हो गया था। फिर परिणाम में आता है कि जब लोधी वंश ये इनका बघेल वंश का पतन हो जाता है, फिर आगे लिखेंगे कि लोधी वंश है, तो फिर लोधी वंश यानी सिकंदर लोधी जो रहता है यहाँ पर कई सारे सुधार कार्य भी करने लगता है, व्यापार में, न्यायपालिका में, साम्राज्य में। और अगला यहाँ परिणाम आप लिखेंगे पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, कि जो दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक स्थिति थी उसमें बदलाव आया। ठीक है, परिणाम के रूप में लोधी और बघेलों के संघर्ष के रूप में कल्चरल वाला पॉइंट भी आप लेकर आएंगे कि सांस्कृतिक रूप से भी, कला के क्षेत्र में भी, संस्कृति के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ था, क्योंकि विशेषकर सिकंदर लोधी ने कला और साहित्य को प्रोत्साहित किया था। तो वो जो चीज़ें हैं वो इसमें मिसिंग है, इसलिए आपको यहाँ पर उतने अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, सिर्फ 6 नंबर तक। उम्मीद है जो चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं, मेंशन की गई हैं, उनको आप अगले टेस्ट में सुधार पाएंगे और अपने इन आंसर राइटिंग को अच्छा बना पाएंगे। बाकी सभी के लिए भी मैं यही बोलूँगा कि ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करें, आपको ये निश्चित ही फ़ायदा पहुँचाएगी। तो अगला टेस्ट जो रहेगा वो आज क्या है, आज है 16 अगस्त, है ना। तो अगला टेस्ट है कल 17 अगस्त को। यहाँ पेपर 3 की 5 यूनिट का टेस्ट होगा। अभी 14 अगस्त को लिया था पेपर 3 की शुरुआत की 5 यूनिट का, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक यू एंड गुड लक।